नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या बजट करेगा बेड़ा पार, ये कहना है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष एक साथ चुनाव आयोग के पास यही दरख्वास्त लेकर जा रहा है कि सरकार गोवा और पंजाब के चुनावों के पहले 1 फरवरी को बजट के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी। इसी डर, इसी आशंका को जाहिर करते हुए वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार इस बजट के जरिए वोट अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्या इसे सही माना जाए? क्या इस आरोप में दम है? क्या सही में यह दलील ऐसी है जिससे लोग प्रभावित होंगे? पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। 1 फरवरी को मोदी सरकार बजट लेकर आएगी और 4 फरवरी के बाद से यूपी समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। गैर बीजेपी पार्टियों को लगता है कि अपनी बजट घोषणाओं के जरिए केंद्र सरकार चुनावों में मतदाताओं को लुभा सकती है। लिहाजा विरोधियों ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि 8 मार्च को चुनाव खत्म होने के बाद ही बजट पेश किया जाए। गुरुवार को कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू और आरजेडी समेत कई विपक्षी पार्टियां यही दरख्वास्त लेकर चुनाव आयोग पहुंची। इलेक्शन के बीच में विरोधी तो विरोधी, केंद्र और महाराष्ट्र में सरकार की सहयोगी शिवसेना भी चुनाव से पहले बजट के खिलाफ खड़ी। सरकार 1 फरवरी को ही बजट पेश करने पर अड़ी है। सरकार के मुताबिक बजट और चुनाव दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बजट एक अलग प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे पहले भी ऐसी प्रक्रिया होती आई है और कभी भी इंटरिम बजट जब पेश होता है तो भी कुछ ना कुछ बातें कही जाती हैं। बहरहाल इस सब के बाद भी निर्वाचन आयोग जो निर्देश करेगा हम उसको मानेंगे, पर मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो संविधान के विपरीत है। कांग्रेस की दलील है कि 2012 में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी। तब विपक्षी पार्टी बीजेपी ने आपत्ति उठाई थी और यूपीए सरकार ने उस आपत्ति को स्वीकार करते हुए बजट 28 फरवरी के बजाय 16 मार्च को पेश किया था। कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों को इस बात पर भी आपत्ति है कि मोदी सरकार 28 फरवरी को बजट पेश करने की सालों पुरानी परंपरा तोड़ रही है। बहरहाल विधानसभा चुनाव से पहले बजट पेश हो या ना हो, ये अब चुनाव आयोग को तय करना है। दिल्ली से संजय शर्मा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो 1 को बजट पेश होना है 1 फरवरी को, और 4 को वोटिंग होनी है 4 फरवरी, यानी बीच में सिर्फ 2 तारीखें हैं। फिर 4 को वोटिंग होनी है पंजाब में, गोवा में। यही मुद्दा है जो विपक्ष उठा रहा है। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी की तरफ से, गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी की तरफ से, खास मेहमान पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी साहब हमारे साथ आए हैं। इससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, सबसे पहले कुरैशी साहब मैं आपसे जानना चाहती हूं, कितना दम है विपक्ष के इस आरोप में? देखिए, ऑब्वियसली ये इशू कंटेंशियस तो हो गया, हाँ? क्योंकि मॉडल कोड बड़ा एस्टैब्लिश्ड है और ये पॉलिटिकल पार्टीज ही की देन है देश को, कि जिसमें उसमें उन्होंने फैसला किया था कि एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, इलेक्शन को साफ सुथरा रखेंगे। और उसमें एक चैप्टर है जो रूलिंग पार्टी के लिए ही है कि गवर्नमेंट एंड रूलिंग पार्टी के उनको जो इनकम्बेंसी का एडवांटेज होता है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जिसमें खास तौर से लिखा है कि कोई नई अनाउंसमेंट आप नहीं कर सकते। आप बजट के बाहर कोई नई अनाउंसमेंट करके दिखाएं तो आप देखिए इलेक्शन कमीशन क्या करती है। अब उसी को ये कहें कि ये बजट में वो अनाउंसमेंट कर लेंगे क्योंकि वो तो बजट तो नहीं है, तो यही एक विवाद का एक इशू है। और मैं समझता हूँ कि इसमें मॉडल कोड की जो गरिमा है उसको सारी पार्टी समझती हैं और उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। और मैं तो ये भी समझ रहा हूँ कि शायद सरकार को भी ये खुद ही वो होगा कि ऐसे चीज न करें जिससे विवाद पैदा हो। मॉडल कोड की गरिमा के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा? वोट पड़ने के 2 दिन पहले बजट करना और बजट के जरिए ऐलान करना। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहले यह समझना होगा कि आखिर इस बार फरवरी 1 को बजट क्यों हो रहा है। मार्च के आसपास जब बजट डिक्लेयर होता है वो क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, बजट फरवरी 1 को इसलिए हो रहा है कि नया फिस्कल ईयर अप्रैल 1 से जब शुरू होगा तो वेलफेयर के लिए जो पैसा खर्चा होता है, हाँ, वो पहले दिन से ही गरीबों के हक में खर्चा शुरू हो जाए। पहले जनरली मॉनसून में जाके खर्चा होता था, गरीबों तक पैसा पहुंच नहीं पाती थी। सरकार ने कहा गरीबों का पैसा जो उनके हक का पैसा है एक दिन भी रुक के क्यों रहे, हम फरवरी 1 को कर देंगे ताकि गरीबों का हक न मारा जाए। दूसरी बात,
कुरैशी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए जो कानून है वो बड़ा स्पष्ट है, और मैं 3 फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स के बयानों को लेकर बैठा हूं जो आज के अखबार में छपा है। आदरणीय कुरैशी साहब के बयान को भी आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल के रूप में छिब्बर साहब ने लिखा है, और टीएस कृष्णमूर्ति और एन गोपालास्वामी दोनों जो कि पहले इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उनके भी बयान छपे हैं। तीनों का जो लब्बो-लुबाब है बड़े स्पष्ट है कि इससे किसी प्रकार का मॉडल कोड का उल्लंघन नहीं होता है। नंबर 1 उनका कहना है कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। अगर लोकसभा का चुनाव होता तो मैं रोक रही हूं, ठीक है सर, मैं 1 सेकंड रोक रही हूं आपको प्लीज। कुरैशी साहब, क्या ये डायरेक्टली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? एक स्पष्ट जवाब इससे आपकी तरफ से मिल सकता है, हां या ना? क्योंकि ये लोकसभा नहीं, राज्यसभा विधानसभा चुनाव है। देखिए नहीं, मैंने जैसे कहा, देखिए कंटेंशियस इशू तो ये हो गया, इसका मतलब है डाउट तो हो गया कि अगर इसे उल्लंघना का जरा भी फेयर है तो, क्योंकि इसकी जो मॉडल कोड की जो मॉरल अथॉरिटी है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं ये ग्रे एरिया है क्या सर? क्योंकि आप भी ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब नहीं दे रहे। इस बात को सुनिएगा सर, ये ग्रे एरिया है क्या? क्योंकि आप भी ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं जवाब देखिए, ग्रे एरिया इस तरह ग्रे एरिया है कि इससे पहले बजट के दौरान इलेक्शन होते रहे हैं और बजट पोस्टपोन भी होता रहा है। हाँ। इसलिए है कि दोनों ही हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, उस लिहाज से तो ग्रे एरिया है। लेकिन मैं एक वाकया जरूर सुनाना चाहूंगा कि उसकी इसे आज के लिए बड़ी इंप्लीकेशन है कि गोवा में जब 2012 में एक बाई इलेक्शन हो रहा था, मनोहर पर्रिकर जी चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त हमें ये पता लगा कि जो उनकी कैंडिडेट थी उनको वो मंत्री बनाने वाले हैं। हमने उनको मैसेज ये भेजा कि साहब आप उनको मंत्री इस वक्त बनाएंगे तो उनके मॉडल लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, उनको एडवांटेज हो जाएगा। उनका अगले दिन मेरे पास बड़ा एंग्री फोन आया। उन्होंने कहा मिस्टर कुरैशी, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप कैसे क्वेश्चन कर सकें? मैंने कहा साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपका वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मॉडल कोड भी एक चीज है, वो हम आपको आपके नोटिस में ला रहे हैं। उनका जो बयान था वो मैं समझता हूँ वो हमको आज गाइड करना चाहिए। उन्होंने उस पर अपना डिसीजन मुलतवी किया और उन्होंने कहा कि मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सरेंडर करता हूं मॉडल कोड की गरिमा के सामने। तो देखिए, एक ये भी एक वो है, और द फैक्ट कि पॉलिटिकल पार्टीज ने मॉडल कोड बनाया और ये पॉलिटिकल लीडर ने एक स्टैंड लिया, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी अच्छी गाइडेंस है उसमें। संबित जी जवाब दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मैं सरेंडर करता हूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गरिमा को बरकरार रखने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें एक टेक्निकल कुछ विषय है, मैं भी रखूंगा। कुरैशी साहब मुझे करेक्ट कर दे अगर मैं गलत हूं। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, और अभी आपने सुना कि संतोष गंगवार साहब ने कहा कि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन जो हमें एडवाइस देगी हम फॉलो करेंगे। दूसरा विषय है, आप देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि गरीब का पैसा गरीब तक टाइम पे पहुंच जाए। तीसरा विषय है, आइन कहता है, कानून कहता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार अगर ये लोकसभा का चुनाव होता तो वोट ऑफ अकाउंट होता। 5 राज्यसभा जो राज्य हैं जहां चुनाव होने वाली है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट अभी किसी प्रकार से बजट नहीं ला सकती है। अगर वो बजट लाएंगी तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाएगा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उन पर क्लैंप कर देगा। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, प्रेसिडेंसीज में मैं भी कुछ एग्जांपल देता हूं जो पहले हुआ है, जो कि गाइडिंग लाइट्स है। आप याद करिए कि 2013 में जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, उस समय कांग्रेस की सरकार ने नए एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो अनाज की लाई थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वो फॉल हो रहा था। इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा कि आप क्या ला रहे हैं, अभी तो लाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा देखिए हम जूट का एमएसपी ला रहे हैं। सब कुछ जांच करने के बाद उनको पास करने के लिए अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने, यह कहकर कि कर्नाटक का जूट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप इसको पास कर सकते हैं। सिर्फ इतना मकसद है कि आप जो लुभावने आइडियाज हैं इन 5 राज्यों को तो नहीं दे रहे हैं, बस इतना है। सापरा साहब, कुछ तेरे बहाने कुछ मेरे बहाने, अब इस बार बारी इनकी है, बहाना भी है और सीधे रूप से कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, तो फायदा उठाएंगे, चुनावी फायदा। चरण सिंह सापरा साहब की आवाज पहुंच नहीं रही है, किसी वजह से उनका फ्रेम फ्रीज कर गया। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी। अंजना जी देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि संवैधानिक तौर पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जब भी चुनाव हो तो सभी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और मैं आपको 2012 का उदाहरण देता हूं, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां तक ऑर्डर पास किया था कि जो बहुजन समाज पार्टी के बनाए गए पार्क थे जिसमें हाथी की प्रतिमा लगी थी, उन सबको कवर कराया गया था, जिससे कि किसी पे भी असर ना पड़े इस बात का कि उनका जो सिंबल है हाथी वो दिखाई दे रहा है।
और सेम प्रिंसिपल यहां पे भी लागू होता है। वो इसलिए लागू होता है कि अगर आप देखें कि 28 फरवरी बजट जो है पेश करने की तिथि होती है, और भाजपा क्यों करती है कि 1 फरवरी को हम पेश करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव का आपको उदाहरण देता हूं, यह बात इतनी बढ़ती ही नहीं, 7 में से 5 चरण 28 फरवरी के पहले हो गए होते, 2 चरण बचे होते, तो या तो जैसे पहले हुआ है इतिहास में ये 10-15 दिन डिले कर सकते थे बजट को, और या अगर 28 फरवरी को भी करते तो उसका असर कम होता। ये भाजपा ने इसीलिए किया क्योंकि उनके जो पहले के बजट है आप उसमें देखें, बुलेट ट्रेन हम लाएंगे, हम ये फंड लाएंगे, हम किसानों के लिए ये करेंगे, तो ये जो लुभावने वादे हैं ये करने के लिए ही बजट की तिथि आगे बढ़ाई गई है, और इसीलिए कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया इससे पूरी छिन्न भिन्न हो जाएगी, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा ठीक है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया, गंगवार साहब ने साफ किया है, सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि सरकार बिल्कुल स्पष्ट है, वो हर हाल में 1 फरवरी को ही बजट पेश करने के पूरे इरादे के साथ सामने खड़ी है। 1 फरवरी को ही सरकार बजट पेश करेगी। आप जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, इसके बाद फौरन आपके पास आ रही हूं भदौरिया साहब। देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ मेरे जो दोनों वरिष्ठ बैठे हुए हैं यहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा से और कांग्रेस से, उनसे यह पूछना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जो कहते थे अरे डीमोनेटाइजेशन से तो पूरा देश लुट गया, खजाना खत्म हो गया, अब गरीबों का कुछ नहीं हो सकता, और आज ये लोग कह रहे हैं बजट आ जाएगा तो इनको वोट मिल जाएगा। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है? आपको तो खुश होना चाहिए। सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। गौरव भाई, मैं इतना, गौरव भाई सुन लीजिए, गौरव भाई ऐसे गौरव भाई ऐसे नहीं, आप एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बीच में मत बोलिए प्लीज, कृपया। देखिए, आप और मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कम जानते हैं, टी कृष्णमूर्ति और एन गोपाल स्वामी और कुरैशी साहब ज्यादा जानते हैं, और जब मैं उनका ही आर्टिकल जो आज अखबार में छपा हुआ है लेके बैठा हूं, जब वो कह रहे हैं, खुद गोपाल स्वामी और कृष्णा ने, सुन लीजिए, मैं कुरैशी जी का भी आर्टिकल लेके बैठा हूं जो चिब्बर साहब को उन्होंने कहा है, और बाकी दोनों सीईसी का लेकर बैठा हूं, वो कह रहे हैं कोई उल्लंघन नहीं है, तो भाई हम और आपसे तो वो ज्यादा जानते हैं ना। मैं सिर्फ आपसे इतना सवाल पूछ रहा हूं कि आप क्यों डरे हुए हैं? आप जो कह रहे थे कि डीमोनेटाइजेशन से सब ध्वंस हो गया, गरीब लुट गए, आज आप डरे डरे क्यों नजर आ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि खजाना खाली हो गया, गरीबों के लिए पैसा ही बचा नहीं, आज आप उल्टा कह रहे हैं कि अरे ये तो गरीबों के लिए अच्छा कर देंगे और गरीब इनको वोट कर देगा। डर गए क्या इस गौरव जी? इससे पहले सुधींद्र भदौरिया साहब के फैसले का मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक सेकंड भदौरिया साहब को मुझे शामिल कर लीजिए। भदौरिया साहब, सीधे सीधे आप ही को कह रहे हैं संबित पात्रा जी कि पहले तो आप लोग कह रहे थे नोटबंदी से पूरी तरह से ये लोग तबाह हो चुके हैं, अब फिर डर क्यों रहे? बजट में ये क्या ऐसा कर देंगे? देखिए, अभी बहुत सारी मिसालें दी गई हैं जो संविधान की भी हैं, और हमारे यहाँ चुनाव के बारे में कुछ हम लोगों के ने नैतिक आधार भी बनाए हैं, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है उसके अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि हाथियों को ढकने का काम किया गया, चुनाव आयोग ने कहा तो ढका गया। इसी तरह से इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो एनएच का जो क्वाड्रेंगल जो बन रहा था उस पे उन्होंने बड़ी बड़ी तस्वीरें अटल जी की लगा दी थी। ये दूसरी बात है कि अखिलेश यादव जी इस समय मुख्यमंत्री केयरटेकर जैसे हैं, पर उन्होंने अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं, नेशनल जो हाईवे बनाया है उसमें उन्होंने लगा रखी है, उसको ढका नहीं है उन्होंने। मैं कहना ये चाहता हूं कि सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि मोदी जी, जब आपको याद होगा, उनका एक बड़ा अफसोसजनक था जिस तरह से बिहार के चुनाव में वो गए और उन्होंने जिस तरह से ठेके दिए जाते हैं 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख करोड़, 1,10,000 करोड़, ये जो एक मानसिकता आ गई है तो लोगों को शक है, और जो जायज शक है कि ये तरीका उचित तरीका नहीं होगा, और निसंदेह हम कह सकते हैं दावे के साथ कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और इनके मन में अगर अच्छे दिन का था तो 2.5-3 वर्ष में इन्होंने गरीबों का उद्धार कर दिया होता, किसान आत्महत्याएं ना कर रहे होते, नौजवान बेरोजगार से भटक न रहे होते, देश को तो तबाह किया। अब खाली 1 फरवरी को ये पूरे देश को आबाद कर देंगे, ये केवल एक चुनावी इनका स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। चुनावी स्टंट है आपका बजट ऐसे वक्त पर पेश करना, वोटिंग के 2 दिन पहले। संबित जी जवाब के लिए, लेकिन आप कतार में, ब्रेक के बाद
गौरव भाटिया जी, आप भी चुनावी स्टंट। देखिए, आज सापरा जी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था कांग्रेस पार्टी के लिए, तो बार बार उनसे संपर्क ही टूट जा रहा है। क्या चरण सिंह सापरा है हमारे साथ? कोशिश हम कर रहे हैं, जैसे वो आएंगे उनसे रिएक्शन लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अब तस्वीर ऐसी साफ होती चली जा रही है कुरैशी साहब की अपनी तरफ से बीजेपी तटस्थ है, सरकार तटस्थ है। मतलब अगर सरकार की तरफ से राज्य मंत्री साफ कह रहे हैं कि बजट उसी दिन पेश होगा, तो अब ये क्लियर है। अब यहां से क्या परिस्थिति बनती है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर क्या इलेक्शन कमीशन कुछ इसके खिलाफ कर सकता है? ठीक है, एक तो अभी जैसे बीजेपी के स्पोक्समैन कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो कहेगा उसके मुताबिक करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ उससे भी अच्छी बात यह होगी कि इलेक्शन कमीशन से पहले ही इस पर खुद ही विचार करें, क्योंकि मॉरल कोड की और मॉडल कोड की इंटेग्रिटी को बरकरार रखना, उसकी गरिमा को रखना तो सभी नेताओं का, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का कलेक्टिव फर्ज है। इसलिए बहुत अच्छी खुशी की बात होगी कि गवर्नमेंट ही खुद इस पे व्यू ले। और मैं तो ये अभी भी रूल आउट नहीं करता, मैं समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट पे खुद ही इस पर गौर करेगी और शायद ये सारी डिबेट हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। नैतिक फर्ज के आगे देखिए अंजना जी, मैं पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं और बजट पेश करने का जो निर्णय होता है वो सरकार का निर्णय होता है। दोनों पार्थक्यता है, दोनों में भिन्नता है, इसलिए मैं सरकार के निर्णयों को बोल नहीं सकता। मगर मैंने संतोष गंगवार जी को कोट किया कि हां, अगर इलेक्शन कमीशन जो कि बहुत रेस्पेक्टेड बॉडी है, अगर वो कुछ कहेगी तो स्वाभाविक रूप से सम्मानित है। मगर मैंने आज आपको दो प्रीवियस सीईसी के भी अकाउंट को कोट किया है, जिन्होंने कहा और पॉइंट गिनवाए हैं, 4 मुख्य मुद्दे उन्होंने गिनवाए हैं, पॉइंट गिनवाए हैं टेक्निकली, जिसके आधार से उनको लगता है कि इसमें किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं है। उनका कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव नहीं है, ये राज्य सरकार के चुनाव हैं, इसलिए पार्लियामेंट में बजट आना ये उल्लंघन नहीं है। और एक बड़ा सुझाव सभी ने दिया है जो मैं यहां रखना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री कहते थे, साहब भी पन्ने पलट रहे हैं, कुछ मैं कंप्लीट कर दूं 10 सेकंड में, ये बहुत ब्रेक के बाद मुझे मजबूरन ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ेगा। आप 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद से कोशिश ये भी करें कि सापरा साहब हमारे साथ जुड़ जाए। और इसी सिलसिले में आइए आपको सुनाते हैं, सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि 1 फरवरी को ही वो बजट पेश करेंगे। ठीक 2 दिन बाद 4 को पंजाब और गोवा में वोटिंग होने वाली है और इसीलिए विपक्ष ये कह रहा है कि आप बजट के जरिए, अपने ऐलानों के जरिए वोटरों को लुभाएंगे, इसे रोका जाना चाहिए। यही कहने वो चुनाव आयोग तक गए। सुनिए, ये चुनावी भ्रष्टाचार का स्वरूप होगा, ये आपकी खुद की ऐसी पार्टी जो आपके साथ गठबंधन में है वो कह रही है, शिवसेना की तरफ से संजय राउत कह रहे हैं। संबित जी, मैंने संजय राउत जी के पूरे बयान को सुना है। संजय राउत जी का कहना है कि प्रधानमंत्री और बाकी दलों के जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हैं, अगर वो जाके चुनाव प्रचार करते हैं तो ये उचित नहीं है। पार्टी में रहना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट छोड़ देना चाहिए। ऐसा कभी हुआ है क्या? आदरणीय मनमोहन सिंह जी भी जाते थे चुनाव प्रचार के लिए, मुलायम सिंह जी भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में थे वो भी जाते थे, अखिलेश जी भी सीएम रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे वो भी प्रचार पे जाते थे। इसलिए जो चीज संभव नहीं है उस पर विचार नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको 10 सेकंड में यह कहना चाहता था, बड़ी बात है कि मैंने जो आज पढ़ा है, आर्टिकल आया हुआ है, उसमें सभी इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा है अगर ऐसी परिस्थिति से आपको निजात चाहिए तो 5 साल में सारे चुनाव एक बार होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो। अगर वो एक साथ करा देंगे तो देश का डेवलपमेंट का काम भी नहीं रुकेगा और इन सब जो बातें अभी चल रही है उसका निदान भी होगा। महामहिम राष्ट्रपति ने भी कहा है पहले इस बात को, प्रधानमंत्री ने भी कहा है और इलेक्शन कमीशन ने भी चिट्ठी लिख के ये बात कही है। मैं तो चाहता हूं कि आज ये मौका है, बाकी तमाम राजनीतिक दल जो आपके डिबेट में मौजूद हैं वो इस बात से मान जाए कि हाँ चलिए एक साथ ही चुनाव करा देते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा सब कुछ। नहीं सर, मैं रिलेशन नहीं समझ पाई, वो अलग बात है, वो अलग कदम की बात आप कर रहे हैं। यहाँ पर बजट 2 डेज बिफोर वोटिंग उसकी बात हो रही है, तो दोनों चीजों को मिक्स करना थोड़ा मुझे लगता है कि अलग है। सापरा साहब बड़े देर बाद हमारे साथ जुड़े हैं सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। चरण सिंह सापरा साहब, क्या परेशानी है आपको? वो तो साफ साफ कह रहे हो सरकार बिल्कुल अपनी जगह पर एक तरह से अड़ी हुई है, साफ कहना है कि ये संविधान के खिलाफ नहीं है, हम तो उसी दिन बजट पेश करेंगे। अब देखिए, दरअसल बात यह है कि जो करेंसी की क्रांति इन्होंने लाई है और जो करेंसी का करंट इनको लगा है उसको कहीं ना कहीं ये न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं इस बजट के माध्यम से। सेम किस्सा हुआ था 2012 में जब यूपीए की सरकार ने इनकी बात मान ली थी और आज यही सत्ता में बैठे हैं ये मानने को तैयार नहीं है। मैंने अधिकतर डिबेट सुनी नहीं, लेकिन जितनी मैंने सुनी है उसके बारे में मैं कहता हूं
कि कुछ ग्रे एरिया की बात हो रही थी, आप कह रही थी। तो ये जो ग्रे एरिया है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं यूपीए ने 2012 में जब 16 मार्च को बजट पेश किया था, तब वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का दोनों का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया था, सम्मान किया था। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन करेंगे और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का भी ये उल्लंघन करेंगे, वो भी सम्मान नहीं करेंगे। दूसरी बात जो अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि भाई लोगों को समय पे सारी स्कीम जो है वो लागू हो जानी चाहिए, तो ये सब बातें इन्होंने पिछले साल क्यों नहीं सोची और एक साल पहले क्यों नहीं सोची? ये 2017 में ही लाना था। ये सारा चीज प्लान्ड है। आप यहाँ पर 2.5 साल से सत्ता में हो, 3 बजट आपने दिए हैं, यही काम आप पिछले साल कर लेते और इस साल नहीं करना तो अगले साल कर लो। मतलब चुनाव आयोग की तारीखें प्लान करके रखी गई और बजट उसके पहले प्लान करके रखा गया। सापरा साहब, ये आप मेरे से पूछ रहे हैं अंजना जी? नहीं, मैं सापरा साहब से पूछ रही हूँ क्योंकि सापरा जी कह रहे हैं कि प्री प्लान्ड है ये पूरा। हाँ, तो चुनाव आयोग का सहयोग मिला क्या प्लानिंग में? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन कर रही है और मोरालिटी तो है ही नहीं। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ये समझ नहीं रहे हैं। ये 16 करोड़ जनता जो चुनाव के अंदर जा रही है, उसको रेवड़ियां बांट करके ये जो डिमोनेटाइजेशन का एक इम्पैक्ट है, उसको न्यूट्रलाइज करने का इनका प्रयास है। इसीलिए 16 पार्टियां इकट्ठी होकर के गई है इलेक्शन कमीशन। प्री प्लान्ड वाली थ्योरी वापस ले रहे हैं यहाँ बैठे हैं सर, तो प्री प्लान्ड वाली थ्योरी वापस ले रहे हैं? आयोग के लोगों की चिट्ठी बता रहे हैं सर। तो सापरा साहब प्री प्लान्ड वाली थ्योरी वापस ले रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग है। देखिए, आरबीआई जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, आरबीआई की ऑटोनोमी पर भी धक्का लगा है कहीं ना कहीं। तो ऐसा ना हो, आज ऐसी परिस्थिति है कि निर्वाचन आयोग को भी, इलेक्शन कमीशन को भी ध्यान से सोचना पड़ेगा, इस पे मंथन करना पड़ेगा कि ऑटोनोमस बॉडी है, कहीं देश की जनता ये ना सोचने लग जाए कि यहां भी इनकी कहीं सरकार के साथ मिली भगत है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इलेक्शन कमीशन के खुद के ऊपर भी आता है कि जनता उस तरह से विचार करने लग जाए। तो अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से इस पे सोचना पड़ेगा। समय नहीं देंगे तो हम अपनी बात कैसे रखेंगे? आ रही हूँ सर, ये सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आधी डिबेट के बाद में आया हूँ, मेरा तो टेक्निकल मुझे भी 2 लाइन जोड़नी है, केवल 2 लाइन। हाँ बोलिए। मुझसे कह रही हैं आप? भदौरिया साहब बोलिए, जल्दी से बोलिए क्योंकि सबका जवाब एक ही साथ लेंगे। अभी संबित जी जरा सा रुक जाइए। जी हाँ, मैं ये कह रहा था, महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी जो बात को उल्लेख किया है, सरकार घिरी हुई है चारों तरफ से, आर्थिक मंदी से घिरी हुई है, नोटबंदी से घिरी हुई है। राष्ट्रपति जी ने सही आगाह किया, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने आगाह किया है। तो अब इस घेरे में ये जो फंसे हुए हैं, उसके लिए ये रास्ता तलाश रहे हैं, पर ये एक चक्रव्यूह में फंस गए जो इन्होंने खुद रचा था। उसके लिए अपने ही जनता के ऊपर छोड़ दें, पर ये इस तरह के रास्ते ना अपनाएं जिससे ये ऐसे रास्ते ना अपनाएं जो भविष्य के अंदर, देखिए ये एक बार ठीक है भाटिया साहब, जिसको लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे तो आने वाले समय में अन्य लोग भी लांघेंगे। आपने रास्ता बना दिया तो फिर आगे भी होगा। भाटिया साहब रख सकता हूं? हाँ भाटिया साहब सुनिए, देखिए मैं 2 चीजों का हवाला देना चाहता हूं और मैं समझता हूं उनकी जगह एक लोकतंत्र में सर्वोच्च है। पहली चीज संविधान, और संविधान में आर्टिकल 324 है जो कि कहता है जो चुनाव होंगे वो सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि जो भी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड कराएगा। 2012 का जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का, और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है अंजना जी। एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जयललिता जी ने भी इसी तरह की घोषणाएं बजट में करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 85 में कहा था कि द रियलिटी कैनॉट बी रूल्ड आउट दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ freebies of any kind undoubtedly influences all people. It shakes
the route of free and fair elections to a large degree. The Election Commission was there told, Election Commission of India को कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप इंश्योर करिए कि कोई भी घोषणा ना की जाए, और इसीलिए जरूरी है कि चुनाव से पहले बजट नहीं आना चाहिए। अगर 28 फरवरी को भी आता तो 5 फेज हो चुके होते उत्तर प्रदेश के, जानबूझ के तिथि को आगे बढ़ाया गया सारे वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सीधा आरोप है संबित जी, कोई अगर मगर नहीं है इसमें, जवाब दीजिए। देखिए पहले मैं एक एक करके उत्तर जल्दी देता हूं। नंबर 1, सापरा जी का कहना था कि मॉडल कोड के साथ साथ मोरल कोड भी होता है। मैं मोरालिटी के विषय में, कुरैशी साहब बैठे हैं, मैं टेक्निकल उत्तर दूंगा। 2 जगह बहुत बड़े बड़े धक्के यूपीए को अपने कार्यकाल में लगे। एक तो 2006 में जब इलेक्शन 5 राज्य में चल रहे थे, उस समय अर्जुन सिंह जी ने ओबीसी 27% का रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया IIT IIM में। उस समय बुलाकर उनको लताड़ा था इलेक्शन कमीशन ने, ये मोरालिटी का एक ब्रीच था। दूसरा, आपको याद होगा 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय सलमान खुर्शीद ने अपनी पत्नी के कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, नहीं भाटिया साहब, थोड़ा सा भाटिया साहब सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं भाटिया साहब, मैं कंप्लीट करने दीजिए। इस प्रकार से डिबेट नहीं होता है। प्रश्न होता है तो आप प्रश्न के समय में पूछे। आप किस प्रकार के वकील हैं? जब आपने अपनी दलील रखी, दूसरा वकील अपना दलील नहीं रखेगा। नहीं, दूसरा वकील अपना दलील नहीं रखेगा। ये कैसे वकील हैं आप? आप कैसे आप वकालत करते हैं, दूसरे वकील को वकालत करने के लिए आप समय नहीं देंगे क्या? 28 फरवरी को क्यों नहीं आ सकता बजट? देखिए प्लीज ये चिल्ला चोट बंद कर दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया। मार्च को ले जाया जाए या उत्तर कैसे दूंगा? आप बिहेव करेंगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? आप चिल्लाएंगे यहाँ पर, आप बाकी नहीं, आप ऐसे मत करिए, बीच में चिल्लाना बंद करिए। मैं बड़े अच्छे क्यों है ये दोनों प्रवक्ता? प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये दोनों प्रवक्ता ऐसे क्यों हो रहे हैं? एक एक करके बोले। सापरा साहब आपके पास भी आ रही हूँ, मुझे पता है आप 6:30 पे जुड़े हमारे साथ, बहुत कम वक्त मिला है आपको। संबित जी जल्दी से बात पूरी करें। आप एक एक करके उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए अब हम एक कंपटीशन करें इस देश में, किसकी शर्ट ज्यादा मैली है, किसकी शर्ट ज्यादा काली है। ना बिल्कुल नहीं है, थोड़ी काली है, मैं उदाहरण देकर आपको बड़ा विषय समझा दे रहा हूँ ना, ऐसा ठीक है। ये प्रतियोगिता तो हम समझ गए, बस क्या बताता हूँ उल्लंघन क्या होता है। उल्लंघन क्या होता है, सबसे बड़ा उदाहरण रहा था जब उत्तर प्रदेश में ही 2012 के चुनाव के समय सलमान खुर्शीद ने कहा था कि 9% मुसलमानों के लिए। ये देखिए कि किस प्रकार, ये देखिए सारे प्रवक्ताओं का व्यवहार देखिए जरा। मैं तो शांति से सुन रहा था, उत्तर दे रहा हूं। सलमान खुर्शीद ने 9% मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात की थी, आप अभी बजट अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, अभी बजट अनाउंस भी नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से आप उससे पहले ही कह रहे हैं कि हम चिल्लाएंगे। ये ऑपोजिशन के डर को दिखाता है। इनको पता है कि अरे कल आज तक का ओपिनियन पोल आया है, कल आपका ओपिनियन पोल आया है, और उसके बाद से इनकी हालत ऐसी हो गई है। ये गौरव भाटिया क्यों डरे हुए हैं? ये सुरेंद्र भदौरिया क्यों घबराए हुए हैं? ये देख चुके हैं ओपिनियन पोल के पॉडकास्ट में। अरे सापरा साहब वेकेशन में जाइए, आप यहाँ से चिल्ला रहे हैं। सापरा साहब, राहुल वेकेशन पे है, आप भी वेकेशन में मजे कीजिए। आप क्यों आज हमें परेशान कर रहे हैं? तो आप घबरा रहे हैं। नहीं सापरा साहब, आप भी वेकेशन पे जाइए, यहाँ मत चिल्लाइए। राहुल जी वेकेशन पे हैं, आप भी वहीं जाइए। भाई साहब, हम आपको वेकेशन पे भेजेंगे। संबित पत्रा, यूरोप जाइए, यूरोप जाइए, लंदन में बैठे हैं आपके आका, आपके आका लंदन में बैठे हैं, वहीं जाइए। देखिए राहुल गांधी व्यक्तिगत है, राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी का भैया। इतना सिंपैथी राहुल गांधी के लिए गौरव भाटिया के मन में। कल ओपिनियन को के पश्चात आज दिख रही है, इतनी बौखलाए हुए हैं ये सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने हार को देखने के पश्चात। आप बताइए कैसे चर्चा करें? आप लोग अपने व्यवहार को आईने में देखिए, आप बोलने देते हैं क्या? सारे गौरव भाटिया जी, आप जाके देखिए डिबेट में कितना चिल्लाते हैं आप लोग। आप लोगों को ऐसे ही आईना दिखाना चाहिए, और ओपिनियन पोल ने आज तक आप लोगों को आईना दिखा दिया है। बुरी तरह हार रहे हैं ये बीएसपी और कपड़ा वाले, और कांग्रेस वाले खेल भी नहीं, और यूपी दिखा रहे हैं। सुरेंद्र साहब, अब कुछ नहीं होने वाला है।
चिड़िया चुग निर्वाचन गई आयोग खेत के। तो सुना था, अब हाथी चुग गई खेत हो गया है। हाथी का कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई गन्ना साहब, खिलाइए जाके घर आप में। अरे क्या जाइए बात कर रहे हैं हाथी आप? का कुछ नहीं आपका होने हाल वाला हमने है। दिल्ली में देख लिया। गन्ना चिंता मत खिलाइए, कीजिए, गन्ना पूरे खिलाइए देश को हाथी आइए। को। हाथी बीमार अरे भाई है। आपका हाल अभी 25 पता सीट नहीं चलेगा। आ रही है चुनाव के आपकी। परिणाम आने ओपिनियन पोल देखिए दीजिए, आज तक का। चुनाव के परिणाम आने दीजिए, पता ओपिनियन चल पोल जाएगा देखिए। आपको। अंजना जी दूध जरा का इनको दूध, आज पानी शाम का को पानी हो ओपिनियन जाएगा। पोल आप दिखा ओपिनियन दीजिए। पोल वैसे बिहार में दूध लेके पानी बैठे तक रहे, गया। दिल्ली में लेके बैठे रहे, आज कैसे दूध होइएगा? पानी कुछ नहीं मिलने वाला हाथी ओपिनियन को। पोल पर आप अब चलते दूध और हैं। पानी भी हम हाथी देखते को नहीं हैं बचा आपको। सकती है भैया। आपका जो है आप हाल जो ओपिनियन होगा पोल वो देख वही होगा, लीजिए। दिल्ली बिहार वाला। ओपिनियन पोल अंजना जी जरा हाँ, ओपिनियन पोल साथ में दिखा दीजिए। नहीं, बढ़वा के ओपिनियन पोल रखिए। तो दिल्ली ओपिनियन पोल और दिखा बिहार दीजिए का इनको भी जरा। देख लीजिएगा ओपिनियन अंजना पोल। जी, ओपिनियन मैं पोल तो कुछ सब कहना देखेंगे। चाहता दिक्कत ना, क्या ना, है कि वो हर हमने कोई देखा था, हर कोई एक साथ बोलता है तो कोई किसी को सुन नहीं पाता है। सापरा साहब आपको वेकेशन पे भेज रहे हैं, आप राहुल गांधी के वेकेशन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा लोकतंत्र कभी वेकेशन पर नहीं जाता है। लोग किसको वोट देंगे, सरकार का रुख स्पष्ट है। वो 1 फरवरी को ही बजट पेश करेंगे अपनी तरफ से। जो अभी तक बात सामने आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से, हालांकि अगर कुछ कहा जाता है तो इसका भी वो सम्मान करेंगे, ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ विपक्ष घेराबंदी कर रहा है कि नहीं, वोटिंग 4 फरवरी को पंजाब और गोवा में होनी है। 2 दिन पहले आपने किए लुभावने ऐलान, तो फिर आप सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करेंगे। इस बीच आज रात 8 बजे जरूर रहिएगा आज तक के साथ, क्योंकि पंजाब, जी हां, पंजाब का ओपिनियन पोल, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा क्या कह रहा है आज तक का ओपिनियन पोल, इसके लिए करना होगा आपको रात 8 बजे तक का इंतजार। जरूर रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए।